नमस्ते जी। एक वार्ता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज एक वार्ता के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं रजनीकांत चौबे जी। 69th कंबाइंड बीपीएससी सर्विसेज क्लियर करके उन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। आइए जानते हैं उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी और उसके बीच आए चैलेंजेस की कहानी उन्हीं की ज़बानी। रजनीकांत चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। हम जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि आपका बीपीएससी 69th कंबाइंड सर्विसेज को क्लियर करने का अब तक का ये सफ़र रहा, ये क्या सफ़र था? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये सक्सेस एग्जैक्टली इस सक्सेस को आप डिफ़ाइन करें। आपने जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपके सामने आज क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, थैंक यू लॉट मैम, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर फर्स्ट। एंड अभी जो आपने जिक्र किया, मेरा 69th बीपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है और मुझे उसके सीडीपीओ एग्ज़ाम में रैंक 4th प्राप्त हुई है और जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसमें रैंक 75 प्राप्त हुआ है और मुझे रेवेन्यू सर्विसेज का पोस्ट अलॉट हुआ है। तो मैम, इन दोनों उपलब्धियों में से मुझे कोई एक चूज करके सर्विस के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा। बहुत बहुत बधाई आपको 4th रैंक प्राप्त करने के लिए। ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ामिनेशन रहा होगा, बहुत सारे चरण रहे होंगे इस एग्ज़ामिनेशन के। आपने एग्जैक्टली कितना समय लगा आपको आज के इस मकाम को हासिल करने में? मैम, अगर देखें तो मैं ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट कर दिया था तैयारी। मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हुआ था, लेकिन उसके साथ में अपना एकेडमिक्स रोका नहीं था। मैं आगे की भी पढ़ाई कंटिन्यू रखा था साथ साथ। मैंने उसके बाद मास्टर्स में एडमिशन लिया था, मैंने मास्टर्स किया, साथ ही एकेडमिक्स में मैंने यूजीसी नीट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर किया और मैं पिछले साल से पीएचडी में भी इनरोल्ड हूँ। तो मतलब एक जर्नी थी, ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इतना दिन लगा क्या लगा, लेकिन मैं ग्रेजुएशन के बाद से थोड़ा सा अग्रसर था इस तरफ और इस तरफ अग्रसर था और साथ साथ लेकिन मैं अपना एकेडमिक की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा था। तो अमूमन 4 साल हो गए मुझे तैयारी को, 4.5 साल हो गए और साथ में एकेडमिक्स में कंटिन्यू रखा मैं। जी जी। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड यानी आपकी स्कूली पढ़ाई, स्कूली शिक्षा कहाँ पर हुई? वहाँ से आप कब दिल्ली या फिर आप किसी भी बड़े शहर की तरफ आए? आपकी तैयारियाँ उसके बाद कैसे चली? वो थोड़ा सा अगर आप बताएं। मैम, मेरी पढ़ाई जो है, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से मेरी पढ़ाई हुई है। मैंने ग्रेजुएशन वहीं से किया है। ग्रेजुएशन के बाद मैं कुछ दिनों के लिए बैंगलोर गया था, तैयारी के लिए गया था और कुछ काम से भी गया था। तो वहाँ पर मैं लगभग 2-2.5 साल रहा। वहाँ 2-2.5 साल रहने के बाद मैं दिल्ली मूव कर गया था, लेकिन दिल्ली के बाद फिर बीच में कोविड पीरियड में मैं फिर से वाराणसी शिफ्ट हो गया था, क्योंकि दूसरे शहरों में रहना काफ़ी मुश्किल था और वहाँ घर है अपना। तो मैं उसके बाद से फिर मेंस के टाइम में जब मुझे आर्य प्रतिभा संस्थान से अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जो कि मैं दिल्ली अपने खुद के पैसों से अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो आर्य प्रतिभा विकास संस्थान ने मुझे जगह दिया और भी जगहों पे, जैसे कि कुछ संस्थान से मुझे सहयोग मिला था, जिसके कारण मैं दिल्ली में रह के पढ़ाई किया और साथ ही साथ अपना आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रख पाया। रजनीकांत जी, हम जैसा जानते हैं कि आप कैमूर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बिहार का ये डिस्ट्रिक्ट है। तो आप एक बारी कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने परिवार के जो वहाँ लोग हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे? आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था? आपके परिवार में क्या ऑलरेडी कोई हैं जो सिविल सर्विसेज की तरफ उसमें थे, उस स्ट्रीम में, वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली, या कैसा रहा आपका पारिवारिक सपोर्ट, कैसा रहा इस सब जर्नी में? मैम, मैं अगर अपना पारिवारिक बताऊं तो मेरे परिवार में कुल 8 लोग हैं, जिसमें कि हम 4 भाई और 4 बहन हैं। और लेकिन घर में ऐसा, मेरे माता पिता में से दोनों ही इलिटरेट। मम्मी तो अपना साइन वगैरह कर लेती हैं, अपना नाम लिख लेती हैं, लेकिन फादर कम्प्लीटली इलिटरेट हैं। और मतलब बाकी पढ़ाई लिखाई का शुरुआत हमारे जनरेशन से ही स्टार्ट हुआ है। मेरे बहनों ने पढ़ाई की है, ग्रेजुएट हैं तीनों बहनें जो बड़ी हैं। बड़े भैया बीटेक किए हुए हैं। तो इसके अलावा मतलब फिर पढ़ाई मेरे से स्टार्ट हुई। इनके बाद से भैया बीटेक करके एक प्राइवेट कंपनी में ही जॉब करते हैं। और लेकिन सिविल सर्विसेज की तरफ झुकाव वाला मैं पहला फैमिली मेम्बर हूँ, जो कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट किया। और मेरा खुद का एम्बिशन था कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊँ। और ये मुझे कुछ पहले के अचीवमेंट, जैसे मैंने क्लास 12th में स्टेट टॉपर था मैं, तो मैं स्टेट टॉपर था कॉमर्स स्ट्रीम में, मैं स्टेट में मुझे 5th रैंक आई थी। तो उससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिला था कि मैं आगे और भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ।
उसके अलावा इस क्षेत्र में काम करने का मेरा मन था हमेशा से कि मैं सिविल सर्विसेज में जा कर के काम करूं। मैं एक लार्जर लेवल पे, लार्जर प्लेटफॉर्म का यूज करके लार्जर लेवल पे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकूं और एक बड़े लेवल पे कुछ चेंज ला सकूं। मतलब कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत आप किसी को मानते हैं जिनसे आपको इसके लिए प्रेरणा मिली? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है परिवार में अगर इस तरीके का या तो कोई आइडियल रहता है, जब ऐसा नहीं होता है तो हम कैसे इंस्पिरेशन आपको मिली, किसने आपको इंस्पायर किया? मैम, आपने सही कहा कि परिवार के नज़दीकी से ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन मिलता है लोगों को तैयारी करने के लिए, लेकिन मेरे आसपास में कोई ऐसे नहीं थे और ना ही मतलब रिश्तेदारों में, अपने घर में ऐसे कोई लोग नहीं थे जिनसे मैं डायरेक्टली इंस्पायर हो सकूं। मेरा जो भी इंस्पिरेशन है इनडायरेक्टली रहा है लोगों से, अलग अलग लोगों की स्टोरीज देख करके, अलग अलग लोगों की कहानियाँ पढ़ के, अलग अलग लोगों के सक्सेस स्टोरीज देख करके कि वो अगर ऐसे परिवार से थे तो ये कर सकते थे तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किसी का ऐसा नहीं रहा है जो सिविल सर्वेंट हो या ऐसा रहो, बट मैंने खुद से बहुत सर्च करके और इधर से अपना मतलब किसी से स्टोरीज से मोस्टली। तो जब आपने इस रास्ते को चुना, जो कि हम जानते हैं एक बहुत लंबा रास्ता है, तो इस रास्ते को चुनने के बाद अपने परिवार के सामने जब आपने ये रास्ता रखा, क्योंकि जनरली परिवार इंजीनियरिंग समझते हैं, मेडिकल समझते हैं, उन लाइंस को समझते हैं कि ठीक है ये 3 साल की मेहनत और उसके बाद हमारा बच्चा एक इंजीनियर बन जाएगा। मगर सिविल सर्विसेज का रास्ता चुनना ही अपने आप में एक विलक्षण मैं कह सकती हूँ बुद्धि और एक विलक्षण चॉइस है। तो उस चॉइस को जब आपने लिया तो आपके परिवार का रिएक्शन क्या रहा? मैम, ऐसा था कि अब परिवार में, अब फैमिली में जो बड़े मेंबर्स थे जैसे मेरे भैया थे, तो उन्होंने थोड़ा इस चीज़ के लिए गाइड किया कि आगे क्या क्या किया जा सकता है। बाकी जो पेरेंट्स में मतलब मदर एंड फादर, उनका कोई ऐसा इंटरफेरेंस कभी नहीं रहा कि आप क्या समझो। उन्होंने मतलब हमारी विवेक पे, हमारे पे भरोसा किया कि अब हम जो डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे, या उनको लगा कि मतलब ये जो सोच रहा है हो सकता है सही सोच रहा हो और अपने अनुसार, तो उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा लाइफ के किसी भी डिसीजन लेने में। मैं बहुत सारे बीच में स्ट्रीम चेंज किए, जैसे मैंने 12th क्लास में मैं कॉमर्स पढ़ा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं आर्ट्स में गया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा BHU में, उसके बाद फिर मैंने आर्ट्स में ही पढ़ाई की। तो ऐसा उनका इस टाइप का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था कि आप क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो। उन्होंने हम पे भरोसा रखा पूरी तरह से कि हम जो करेंगे वो ठीक करेंगे। हाँ, जो भी डिसीजन लिया उनमें उनका सपोर्ट रहा, वो आगे बढ़ाते रहे कि आप जो डिसीजन लोगे उसमें हम सपोर्ट करेंगे, उसमें आगे बढ़ो अंतिम तक। जैसे देर भी हो रहा था अभी तैयारी में, अब अमूमन 4 साल तो बहुत दिन हो जाते हैं, तो उसमें भी उनका ये सपोर्ट रहा कि ठीक है और कुछ समय लगे तो लग के कर लो, लेकिन जो करना चाहते हो वहीं करो। ऐसे में उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि इस सफ़र में आते हैं और कई बारी जल्दी, क्योंकि उनके हाथ सक्सेस नहीं लगती है, सफलता इतनी जल्दी नहीं हासिल हो पाती है, तो निराशावादी हो जाते हैं। तो ऐसे में आपका क्या वो आपके पास गुरु मंत्र रहा या क्या वो इन्वायरमेंट रहा जिसने आपको आपके रास्ते पर टिकाए रखा? इसमें तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि 2 साल 1.5 साल होते होते थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, थोड़ा निगेटिविटी आने लगती है मन में, होगा कि नहीं। लेकिन जब इस एग्ज़ाम के प्रोसेस की हम समझें कि जब सिलेक्शन रेट 1% 2% ऐसे एग्ज़ाम में, तो इस प्रोसेस में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सबका सिलेक्शन ही पहली बार में दूसरी बार में हो जाए। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमें कि बस प्रोसेस में रहें, अपना 100% दें जितना हो सकता है। अगर इस बार नहीं हो पा रहा है तो फिर से, अब मेरे ही कुछ दोस्त हैं जो कि और भी काबिल थे, हमसे भी अच्छे थे, बहुत सारे लोग और भी अच्छे हैं जो अच्छा लिखना भी जानते हैं, अच्छा बोलना भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस बार ना हुआ। और मेरा भी लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था, 67 BPSC में इंटरव्यू दिया था, पर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो बस भरोसा रखना है कि ठीक है इस बार नहीं हुआ, पर हो सकता है अगले बार हो जाए, अगले बार नहीं हो उसके अगले बार हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस में हाँ एक साथ ये करना है हमें कि ग्रोथ करते रहना अपना। जैसे मेरा 2 बार नहीं हुआ, जो भी UPSC का भी मैंने पेपर दिया उसमें भी मेरे मेंस क्लियर नहीं हुए 2 बार, लेकिन अब उसके साथ क्या करना है कि हमको अपने साथ साथ कुछ और करते रहना। जैसे मैंने अपने एकेडमिक्स कंटिन्यू रखा, मैंने UGC नेट JRF करके अपना PhD की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो आप कुछ और साथ में करते रहिए और उसके साथ तैयारी करते रहिए। एक बार आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, 1 साल 2 साल का समय लेकर के, 1.5 साल का, साथ में आप कुछ काम में इन्वॉल्व हो जाए अपना, साथ में या तो आगे की पढ़ाई में ध्यान दें
सब कुछ ध्यान दें और इस एग्ज़ाम में अपीयर हो लें। जो भी आप 2 बार 3 बार जो भी आप टारगेट रखें हैं, मैं जितना कम से कम हो सके टारगेट रखें, 2 बार का टारगेट रखें, 3 बार का टारगेट रखें मैक्सिमम। और उसमें आप लेकिन अपने और भी चीज़ों को ध्यान दें, अपने एक्स्ट्रा करो। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ करके सिर्फ इसी तैयारी में ही पड़े हुए हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अधिकतर लोग यही समझते हैं कि बस हमें सिर्फ और सिर्फ तैयारी और सिर्फ इसी रास्ते चलना है। इसी रास्ते पर चलते हुए अपने एकेडमिक्स को रिफ्रेश करते रहना है। जैसे आपने कहा कि आपने नेट जेआरएफ किया, तो उसकी तैयारी ने आपको फिर तैयार कर दिया होगा। तो कुछ ना कुछ नया करते रहना है और इस रास्ते चलते रहना है। ये आपने एक बहुत अच्छी बात दर्शकों को बताई। हर बार आप जब कुछ नया करेंगे तो एक एनर्जी, आपको एक नई एनर्जी मिलेगी। अगर मान लीजिए आपका इस बार बीपीएससी या यूपीएससी का ही पेपर नहीं हुआ, ठीक है, आपने उस साल कुछ और कर लिया, नेट जेआरएफ का ही पेपर कर लिया, तो आपको एक नई एनर्जी मिली कि चलो ठीक है, ये मेरा हो गया, उसके बाद हम और कुछ करेंगे। और प्रोत्साहन भी मिल जाता है, एक अचीवमेंट तो हासिल करी इस साल। जी जी। इस सब में आपके आसपास का जो वातावरण, जो परिवेश जिसमें हम रहते हैं, उसका किसी भी एस्पिरेंट की तैयारियों में कितना योगदान होता है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप रहते कहाँ हैं, किसके साथ रहते हैं। खास करके मैं अपने साथ बताऊं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं कि जहाँ रहता हूं वैसा ही रहता हूं मैं। मतलब अगर गांव में था तो गांव जैसा ही था, मतलब वो वैसा ही बिहेवियर, वैसा ही खाना पाना, रहना, अपना सब कुछ वैसा ही मेरा रहेगा। मैं जहाँ पर रहता हूँ लगभग वैसा ढल जाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे जगह पे रहूँ जहाँ से कि मुझे कुछ अच्छा सीखने मिले, ऐसे लोगों के साथ रहूँ जहाँ से मुझे अच्छा फील हो, अच्छे लोग हों। तो ऐसे में आपका प्रतिभा विकास संस्थान से जुड़ना, वो आपके सफ़र में कितना आपके साथ क्या सपोर्ट रहा? वहाँ आपने उन क्या चीज़ों को महसूस किया जिनको आज आप श्रेय दे सकते हैं? प्रतिभा विकास संस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि चुन करके एक एग्ज़ाम के माध्यम से, एक अच्छे इंटरव्यू के माध्यम से ऐसे बच्चों को चुन करके एक जगह रखा गया है जहाँ पर कि वो सारे बच्चे एक स्टैंडर्ड, एक लेवल के हैं जो कि एग्ज़ाम को क्लियर करने की सारे बच्चे काबिलियत रखते हैं। और सारे बच्चों का संस्कार भी चेक किया जाता है इंटरव्यू के दौरान, और साथ ही साथ एग्ज़ाम के दौरान भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो वहाँ पर जो बच्चे एक साथ हैं, तो वो बच्चे एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं आपस में जो कि आपकी न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आपके सपोर्ट सिस्टम के लिए, इधर इमोशनल सपोर्ट और पढ़ाई में सपोर्ट, या फिर आपको साथ में जो आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि कैसे कभी निराशा आ जाती है, तो उस निराशा को दूर करने में वही हेल्प करते हैं। किसी की जर्नी वैसी रही है जिससे आप अभी गुजर रहे हैं, वैसा कोई होगा जो 2 साल पहले उसे गुजर चुका होगा, तो आदमी आपको उससे ज़्यादा सही कोई नहीं बता पाएगा कि आप किस तरीके से गुजर रहे हैं और आप उसको कैसे सही कर पाएंगे। तो इस मामले में वो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर कि ऐसे लोग एक साथ रहते हों तो काफ़ी लाभदायक रहता है, और ऐसे ही जगहों पे रहना चाहिए जहाँ आप अच्छे लोग से घिरे हुए हैं। जी, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आपकी पॉजिटिविटी को और बढ़ावा मिलता है, जबकि आप ऐसे परिवेश में होते हैं। वहाँ का खान पान और वहाँ का रहन सहन दोनों ने ही आपको प्रभावित किया। जी मैम। आगे चलकर आप किस फील्ड को अब चूज़ करना चाहेंगे? आपके पास 2 चॉइसेस हैं जैसा आपने बताया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैम अभी तो अभी कुछ सीनियर से और कुछ जो लोग पहले से जॉब में है, तो मुझे थोड़ा सा उनसे डिस्कस करके ये डिसीजन लेना है। अगले कुछ 2-3 दिनों में ये डिसीजन लेना है, तो मैं अभी कंप्लीट निर्णय की तरफ नहीं पहुंचा हूं कि मुझे क्या करना है। मैं बस डिसाइड कर लूँगा 2 से 3 दिनों में। लेकिन उसके बाद एक चीज़ और है कि अभी मुझे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम अभी भी देने हैं, और यूपीएससी के मेरे अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं जो मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूँ आगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। जी, एस्पिरेंट्स जो कि इस लंबे सफ़र में चलते हैं, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारियों में लगे हुए हैं, उनके लिए आपका कोई स्पेशल, कोई ऐसा सक्सेस मंत्रा जो आप उनको देना चाहेंगे? मैम सबसे बड़ा सक्सेस मंत्रा मैं ये देना चाहूँगा कि आप हमेशा खुश रहें इस जर्नी में। मतलब कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बीते दिनों बहुत सारी घटनाएं, अभी कल का न्यूज़ है कि बीपीएससी के एक एस्पिरेंट ने मतलब सुसाइड कर लिया है। तो ऐसी बहुत सारे न्यूज़ जो कि काफ़ी दुख देती हैं कि ये जर्नी मतलब इतना डिप्रेसिंग क्यों होते जा रहा है, ये जर्नी इतना निराशाजनक क्यों होते जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने काम में खुश रहिए,
तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में खुश रहिए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो भी, निगेटिव होता है तो भी आप हार ना माने। करने के लिए बहुत चीज़ें हैं लाइफ में। अब जैसा कि अपना गुरु जी का भी यही मंत्र है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी का, कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। आप स्पिरिचुअलिटी को हमेशा ध्यान में रखें। आप वेदों से नॉलेज लें, वेदों से ज्ञान लें, गीता से ज्ञान लें। तो आपका मानना है कि आपको वो जो स्पिरिचुअलिटी का जो एनर्जी है वो भी आपको जब आप आर्य प्रतिभा संस्थान के साथ जुड़े थे वहाँ आपके शेड्यूल में, क्योंकि आई गेस संडे के दिन आप लोग हवन में भी पार्टिसिपेट करते थे, तो उन सब बातों का क्या प्रैक्टिकली भी आपको लाभ हुआ? बहुत ज़्यादा। अगर हम उस चीज़ को देखें तो वो चीज़ें आपको एक ताकत देती हैं। वो एक ताकत देती हैं, जैसे अभी ओम का जाप है या फिर ऐसा है, तो ये चीज़ें ताकत देती हैं, एक एनर्जी देती हैं और निगेटिव एनर्जीज को दूर रखती हैं। तो ऐसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना हमेशा ही, जो आज का समाज जो कि मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहा है, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर कि लोग एक दूसरे के साथ न आ करके, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट ना कर करके और दूर होते जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में एक ऐसा संस्थान जो कि लोगों को एक साथ लाए, एक ऐसा संस्थान जो लोगों को ताकत दे एक साथ जुड़ने के लिए, एक ऐसा संस्थान जो उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करे, फाइनेंशियल सपोर्ट करे या फिर इमोशनल सपोर्ट करे, या कोई भी ऐसा सपोर्ट करे जो कि उसको ग्रोथ करने में, उस आदमी के ग्रोथ में ज़रूरी हो। तो ऐसे संस्थान की बहुत ज़रूरत है और मुझे लगता है कि ऐसे समाज में हर एक युवा को जुड़ करके ऐसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जिनको ज़रूरत है उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और जो उस पोजीशन पे है कि कंट्रीब्यूट कर सके उन्हें दूसरों के लिए सामने आना चाहिए। जी, आर्य समाज का तो ये नियम है कि आर्य समाज के 10 नियम में से एक इम्पॉर्टेंट नियम आता है हमारे सामने, जो कि कहता है कि मनुष्य को स्वयं अपनी उन्नति में खुश न रहकर दूसरों की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। तो वही मंत्रा आपने भी लिया है, और जैसा कि बातचीत में आपने कहा कि आपका इस सर्विसेज को चूज़ करने का ऑब्जेक्टिव भी यही रहा कि आप दूसरों को, यानी समाज के विकास में और उसकी उन्नति में भी अपना योगदान देना चाहेंगे। एक चलते चलते लास्ट की इंटरव्यू प्रोसेस, जो काफ़ी टफ प्रोसेस होता है, जब हम सारी स्टेजेस को क्लियर करके फाइनली इंटरव्यू में बैठते हैं, तो इंटरव्यू में बैठने के कुछ खास ऐसे टिप्स, और आपका पर्सनल जो इंटरव्यू रहा उसमें से ऐसी कौन सी ऐसी कोई चीज़ थी जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैम, इंटरव्यू काफ़ी एक अहम पड़ाव होता है सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी। तो इंटरव्यू में दोनों एग्ज़ाम के लिए 2 अलग अलग इंटरव्यू में अपीयर हुआ था। तो पहले एग्ज़ाम में तो जब मैं अपीयर हुआ तो मुझे लगा कि मेरा काफ़ी अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाया था। लेकिन जब मार्क्स आए तो मेरे आउट ऑफ 120 90 मार्क्स हैं। दैट इज़ लाइक वन ऑफ द गुड मार्क्स। तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाया, तो हो सकता है मुझे कम नंबर मिले। बट पता नहीं, मुझे ऐसा देखा जाता होगा कि जो कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस थे जिसको मैंने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था, जिसमें मैंने करेज ऑफ कन्विक्शन दिखाया था, जिसमें मैं ये दिखाया था कि मैं किसी भी डिसीजन से पीछे नहीं जाता हूँ जल्दी, तो हो सकता है कि उसके कारण मुझे 90 मार्क्स दिए उन्होंने। और जो दूसरा इंटरव्यू था उसमें मुझे 88 मार्क्स मिले हैं, वो भी अच्छे मार्क्स हैं, वो भी सेम लेवल के मार्क्स हैं ना, 90 और 88 में कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी जैसे आपका सर्वांगीण विकास का कितना इम्पोर्टेंट ये बताता है कि जैसे मैंने जो यहाँ से सीखा, मुझसे क्वेश्चन सर ने पता नहीं क्यों एक लगातार पूछना स्टार्ट कर दिया वेदों से कुछ क्वेश्चन, कि वेद कितने हैं, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उस सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उसके बाद इसमें से चारों वेदों में से किस वेद को वेद का हिस्सा नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। और उन्होंने फाइनली, जब मैं चूँकि काफ़ी अच्छा नॉलेज रख रहा था इस साइड का, ऋग्वेदिक सोसाइटी का या लेडर वैदिक सोसाइटी का, या फिर वेदों से रिलेटेड जानकारी, तो उन्होंने उस समय कमेंट भी किया कि मतलब वेद से रिलेटेड काफ़ी सही नॉलेज है आपको। उन्होंने फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन सी महिलाएं थी जो ऋग्वेदिक सोसाइटी में काफ़ी फेमस थी। तो ये सारी चीज़ें, तो ये हम कभी किताबों से हटकर भी ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं, ऐसे संस्थान से अगर जुड़े होते हैं तो भी ये पढ़ते हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे आप अगर अपनी आंखें खोल के रहें, सब जगह ध्यान रखें, और जहाँ रह रहे हैं वहीं से अगर सीखें, तो आपको तैयारी में और इंटरव्यू में कंट्रीब्यूट कर सकता है।
बहुत ही अच्छी बातें आज आपने हमारे दर्शकों के सामने और उन सभी एस्पिरेंट्स को भी मिली। मैं इसमें कंक्लूड कुछ ऐसे कर सकूंगी इन्हीं के शब्दों में अगर मैं कहूँ, और रजनीकांत जी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि 3C जो मैं इनकी बातों से निकाला है, चॉइस, पहले आपकी चॉइस, डिटर्मिन्ड चॉइस हो, फिर आपका करेज हो और आपका कन्विक्शन हो अपनी उस चॉइस और करेज पे, तो सक्सेस आप ही की है। जी बिल्कुल सही। चलते चलते कोई लास्ट एक मंत्र? परसिवरेंस रखना है, खुश रहना है और लाइफ में मतलब आगे देखना है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वार्ता के लिए। और जैसा कि हमने इनके रजनीकांत जी के चेहरे में भी पाया कि हमेशा एक स्माइल, तो यही सभी के लिए संदेश है। आर्य प्रतिभा विकास संस्थान जो कि 2018 से इस कार्य में जुड़ा हुआ है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे उन एस्पिरेंट्स को वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ पर रहकर वो बिना चिंता किए, हर चिंता से मुक्त होकर सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस कर सकें और अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकें। तो इसी स्माइल और इसी पॉजिटिविटी के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे एक वार्ता में। सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्ते।